तो जो बच्चों के जो अटेंडेंस का रजिस्टर होता है वो उठाने में ज्यादा मजा आ रहा था या फिर जेजेपी पार्टी का झंडा उठाने में ज्यादा मजा आ रहा है? नहीं, मेरी राजनीतिक पुश्तैनिक जो चीजें हैं वो कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने जेजेपी नहीं, मैंने लोकदल ज्वाइन की थी। है कि जो आपने सज्जन जी का समर्थन किया वो सतबीर भाणा जी की राजनीति को खत्म करने के लिए समर्थन किया। आपने समर्थन दिया सज्जन जी को, सज्जन जी ने समर्थन दिया बीजेपी विधायक सतपाल जांबा जी को, तो फिर त्रिकोणीय सिस्टम हो गया फिर तो ये। मैंने सज्जन जी को समर्थन नहीं दिया। देखिए, निश्चित तौर पर पुंडरी की जो राजनीति है वो जातिगत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुंडरी की फिरनी के बाद मशहूर है, तो पुंडरी का हेलमेट मशहूर है। अब बहुत सी ऐसी वीडियोज हैं जहाँ पे विधायक जी खुद हेलमेट पहने नहीं हुए हैं और खुद गए हैं। तो चुनाव से पहले आप सक्रिय थे, अब कुछ छुप सी गया, लोगों का मानना है कि अब छुप गया कि पता नहीं कहाँ चले गए राजू भाई, मुद्दे नहीं उठा रहे, खुलासे नहीं कर रहे, कहाँ रह गए। तो 1 साल का अरसा होता है, तो एक वो समय है जो हमने विधायक जी को दिया है, क्योंकि नए नए आए हैं कि भाई वो काम करवाएं, किस तरीके से करवाएं। जब पूरा 1 साल होगा तो उससे अगले दिन ही हम कॉन्फ्रेंस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं, क्या उनकी खासियत रही है, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं या नहीं उतर पाए। नमस्कार दोस्तों, जनता मंच हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने जेजेपी पार्टी में बहुत कम समय में बड़ा मुकाम, बड़ा नाम हासिल कर लिया। हमारे साथ मौजूद है भाई राजू भाई। भाई राजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद भाई का, बहुत बहुत आभार, स्वागत। और जितने भी आपके दर्शक, व्यूवर्स, फॉलोवर्स, चाहने वाले हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और साथ में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम राजू भाई जी से जुड़े हैं कुछ बातों को लेकर के, क्योंकि पुंडरी की राजनीति के अंदर कुछ बदलाव हुआ है। क्योंकि पिछले जो 28-30 साल का जो रिकॉर्ड है, आजाद उम्मीदवार, आजाद विधायक पुंडरी से बनते आ रहे थे, अब जो विधायक बने हैं वो बीजेपी से बने हैं। कुछ ना कुछ बदलाव जो पुंडरी की राजनीति में हुआ है उसको लेकर के और चर्चाओं में रहते हैं हमारे भाई राजू भाई। कई खुलासे करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। समाज सेवा के तौर पे मैं ये बात बोलूंगा, क्योंकि समाज सेवा जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक समाज सेवा अपनी जो मेहनत की कमाई होती है, जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनके उनके लिए कुछ ना कुछ सहायता करना, एक समाज सेवा वो होती है। दूसरी समाज सेवा होती है जो हमारे समाज के अंदर लोग रहते हैं, आम आदमी, आम जनता जो होती है, उनकी असली आवाज को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। तो वो काम कर रहे हैं हमारे राजू भाई। तो परीक्षा तो देखो, परीक्षा के मोहताज नहीं है। जेजेपी पार्टी में बहुत कम समय में इन्होंने अपना नाम बनाया। तो जहां तक हमने सुनने में आ रहा है कि भाई राजू है जो पहले गेस्ट टीचर रहे थे, हमने सुनने में आ रहा है कि गेस्ट टीचर रहे हैं भाई और फिर राजनीति में कदम रखा। तो मेरा सवाल राजू भाई से कि जो पहले आप मास्टरी करते थे, गेस्ट टीचर थे, हमने सुनने में आ रहा है, तो जो बच्चों के जो अटेंडेंस का रजिस्टर होता है वो उठाने में ज्यादा मजा आ रहा था या फिर जेजेपी पार्टी का झंडा उठाने में ज्यादा मजा आ रहा है? बड़ा अच्छा सवाल किया है। भाई, जब मैंने गेस्ट टीचर ज्वाइन किया था, अध्यापक के क्षेत्र में आया था, अध्यापक के क्षेत्र में आया था, तो उस वक्त निश्चित तौर पर जो हाजिरी का रजिस्टर था वो उठाने में मजा आता था, क्योंकि एक आम गरीब नॉर्मल परिवार या मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चा होता है तो उनकी एक ही मंशा होती है कि भाई वो रोजगार उनको मिल जाए। जी। तो ये जब उस बड़ा लंबे अरसे पहले की बात है कि तो मेरी भी इच्छा यही थी कि भाई रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, अपन नौकरी कर लें। राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए थे, उनसे जुड़े रहते थे। बिल्कुल। मैंने गेस्ट टीचर ज्वाइन करने के बाद भी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से इस फील्ड में जुड़ा था, तो दुष्यंत जी से, दिग्विजय जी से, अजय सिंह जी से मेरा प्यार था, उस परिवार से आना जाना था। तो किसी व्यक्ति की यही मंशा होती है, जब राजनीति के अंदर आते हैं, आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं, किसी नेता से जुड़ते हैं, तो उस पार्टी में अपनी पैठ बनाना, उस राजनेता तक अपनी पहुंच बनाना, ताकि वो राजनेता आपको नाम से जाने, आप के काम से जाने। तो साथ में जब मैं अध्यापक था और साथ में ये राजनीति की भी तो लालसा थी, क्योंकि छात्र संघ राजनीति जुड़े हुए थे। तो दोनों चीजें, शुरू में स्कूल में जाते थे, फिर उसके बाद राजनीति करना, पार्ट टाइम स्कूल से आने के बाद नेताओं से मिलना, लोगों के बीच में फील्ड में जाना, अपने पैठ बनाना, नेताओं तक अपनी पहुंच बनाना, अपना नाम पहुंचाना, अपना काम पहुंचाना।
तो दोनों चीजें पैरेलल चलती थी कि जब स्कूल में जाते थे तो तब भी स्कूल में भी जो रजिस्टर है वो उठाना पड़ता था, और फिर बाद में फिर वो जो राजनीति का झंडा है, अगर आपको कोई मुकाम हासिल करना है, किसी पार्टी में आगे बढ़ना है, अगर राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो फिर आपको किसी पार्टी का झंडा उठाना पड़ता है। वही काम मैंने किया। वैसे तो आपने बता दिया कि जो राजनीति की शुरुआत है आपने कैसे की, लेकिन एक फिर भी जो मतलब आपको राजनीति में लेकर के आया, कोई ऐसा शख्स हो जो आपको राजनीति में लेकर के आया, या आपका कोई मतलब आपने ही शुरुआत की राजनीति में आने की, या आपके जो पिताजी है या फादर है जो मतलब पुश्तैनी राजनीतिक बैकग्राउंड है आपका? नहीं, मेरी राजनीतिक पुश्तैनी जो चीजें हैं वो कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार में तो आज तक भी कोई सी, मेरी माता जी है वो पंच जुड़ रही हैं 2000 में, सर्वसम्मति से ही बनाया था। लेकिन कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी नहीं रही है। मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति, हाँ, चौटाला परिवार से हम शुरू से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मुझे राजनीति में लेकर के आने वाला है, जो मैं अपना राजनीतिक गुरु जिसको मानता हूँ, वो विकास राठी है। मेरा भाई था रोहतक का, जो चंडीगढ़ पढ़ता है, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसे कुरुक्षेत्र के अंदर भी मैं यहाँ तो गया हूँ, लेकिन जो मुझे प्रॉपर राजनीति के अंदर लेके आया था वो विकास राठी था। वही आगे बढ़ता था, मैं तो उसका साथ चलने वाला जो साथी होता है। जैसे वास्तव फिल्म में नहीं था संजय दत्त और उसके साथ में छोटा भाई था, वो होता था उसके साथ वो। तो उसी तरीके से मैं विकास राठी के साथ, मैं कोई पार्टी प्रोग्राम होते थे, कहीं आना जाना होता था, तो मैं साथ में चलता था, मैं सारे काम संभालता था। तो लास्ट में आकर के एक कोई इंसिडेंट भाई के साथ हो गया, वो राजनीति से दूर हो गया, और तो मैं उस पड़ाव पे आगे चल पड़ा। तो मेरी अजय सिंह जी से मुलाकात उन्होंने करवाई थी, तो उस टाइम मैं राजनीति में आगे बढ़ता चला गया था। फिर दुष्यंत दिग्विजय से फिर इंसो के अंदर एंट्री हुई, फिर इसी तरीके से पार्टी के अंदर भी लोकदल थी, तो लोगों से जान पहचान हुई, आगे बढ़ते गए। तो फिर वो कारवा जो राजनीति का था, तो कहीं ना कहीं जब जो युवा थे, जो राजनीतिक लालसा थी, तो कहीं ना कहीं वो वहीं से आगे बढ़ती गई। और फिर एक ये तो था कि चुनाव लड़ना है, राजनीति में आगे बढ़ना है। तो जो मैंने टीचिंग लाइन मैंने ज्वाइन की थी, वो तो मेरी पार्ट टाइम थी। तो फिर वहीं से मेरी शुरुआत हुई, और फिर ये कारवा यूं ही आगे बढ़ता चला गया। तो मेरा ये सवाल है, जो और भी है, मैंने कई इंटरव्यू किया है, 2-3 पहले भी कर चुका हूं मैं सबसे पहले यही पूछता हूं कि जिस भी पार्टी से आप हो, आप जेजेपी पार्टी से हो, तो भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं, आपने जेजेपी ही क्यों ज्वाइन की? देखिए, मैंने जेजेपी नहीं, मैंने लोकदल ज्वाइन की थी। अब जब 2000 का दशक था, उस वक्त मैं ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ही इंडियन नेशनल लोकदल का बोलबाला था, चौधरी देवीलाल परिवार का बोलबाला था, चौटाला साहब का बोलबाला था, और उनसे ही आम जो जनमानस है, उस परिवार से ही जुड़े हुए थे लोग। जो आम घर के जो लोग थे वो यहीं से जुड़े हुए थे। तो जो मेरी बैकग्राउंड थी वो लोकदल से थी। तो लोकदल से जुड़ते जुड़ते जो ही मेरी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से मुलाकात हुई, तो उनसे जब जो मुलाकात हुई, क्योंकि मैं चंडीगढ़ पढ़ा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पर भी एनएसयूआई थी जो कांग्रेस का घटक दल है, एबीवीपी थी जो भाजपा का छात्र संघ का वो है। लेकिन उन दोनों दलों से जब मेरा जुड़ाव, मैं उनसे मिला, लेकिन वो अपनापन नहीं आया जो मुझे अजय सिंह जी से मिल करके हुआ। फिर मेरी अजय सिंह जी से मेरा इतना प्यार, मेरा जुड़ गया, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो फिर इंसान तभी ही आगे बढ़ता है जिस राजनीतिक में आपका ये लगे कि भाई, क्योंकि राजनीति के अंदर सबसे जो बड़ी बात है भाई, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ सकते हो, लेकिन जब तक आप उस हाईकमान से आपकी जान पहचान, आपके कामों की वहां तक पहुंच नहीं होगी, बिल्कुल, तो फिर आप राजनीति में भी आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो मेरी अजय सिंह जी से प्यार हुआ, फिर अजय सिंह जी के बाद दिग्विजय जी इंसू में आए, मेरे उनसे तालमेल का दुष्यंत जी से हो गया। तो इस परिवार से मेरा पारिवारिक तौर पे बहुत ज्यादा मेल मिलाप हुआ। तो तभी तक उसके बाद जेजेपी ने मुझे चुनाव लड़वाया, क्योंकि यही परिवार है जो आम घर के बच्चे को चुनाव लड़वा सकता है। वरना बड़े बड़े जो राजनीतिक दल, उनमें तो पैसे देकर टिकट मिलती है, और वो हम जैसे लोगों का काम नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। तो इस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मुझे चुनाव लड़वाया, मेरा नाम हुआ। तो मैंने इस परिवार के सिवाय किसी और राजनीतिक दल छोड़ो, मैंने किसी और व्यक्ति के बारे में भी मेरे दिमाग में कभी आए। चलो अब आ जाते हैं पुंडरी की राजनीति पे। जो अब इलेक्शन हुए हैं, आपने सज्जन जी जो आपके गांव से ही आते हैं, वरिष्ठ नेता है, आपने उनका भरपूर समर्थन किया। उन्होंने मतलब जो जनता की जो डिमांड थी कि कहीं ना कहीं जो एक गांव से, जो एक पार्टी से वो होना चाहिए, तो आपने
समर्थन दिया सज्जन जी को कि हाँ मैं सज्जन जी के साथ हूँ। और लोगों का कहना है, पब्लिक का कहना है कि जो आपने सज्जन जी का समर्थन किया वो सतबीर भाणा जी की राजनीति को खत्म करने के लिए समर्थन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर था कि अगर सतबीर भाणा जी जीत जाते हैं तो जेजेपी राजू पाई जी की राजनीति को खतरा हो जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग इस तरह की बातें राजनीति के अंदर कौन बनाते हैं। फिर तो मतलब राजनीति के अंदर हम अगर ये सोचे कि भाई कि वो व्यक्ति आएगा तो वो उसको खत्म कर देगा, वो आएगा तो वो खत्म कर देगा। हर व्यक्ति अपना काम करता है। सतबीर भाई ने अपनी राजनीति, उन्होंने अपनी जुड़ाव था। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई अकेला पुंडरी के अंदर सतबीर भाणा ही रहे। बिल्कुल। तो क्या कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? क्या करोड़ा गांव से कुरपाल करोड़ा था, पाई से मैं था, सज्जन सिंह जी थे, या किसी और व्यक्ति थे, या तो फिर रोड बिरादरी में भी और जो व्यक्ति टिकट मांग रहे थे, या कोई। ऐसा कभी नहीं होता। सबकी अपनी राजनीति होती है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। सतबीर भाणा कांग्रेस की राजनीति करता है, मेरी जेजेपी की राजनीति है, मैं अलग हूँ। हाँ, पिछली बार भी जब मैंने चुनाव लड़ा तो तब भी मेरे गांव में बीएसपी की टिकट आई थी, तो उसका निश्चित तौर पर हमें नुकसान हुआ था। सज्जन सिंह जी ने चुनाव लड़ना था, वो भी टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की, निर्दलीय वो लड़े। सतबीर भाणा भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, निर्दलीय वो लड़े। अगर सतबीर कांग्रेस की टिकट पे होता और फिर मैं चुनाव लड़ता या कुछ करता, फिर हम कह सकते हैं कि हम उसको हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, हम निर्दलीय, सबका ये तो लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार है वो चुनाव लड़ने का। सज्जन सिंह जी ने चुनाव का लड़ने का फैसला कर लिया, उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। अगर मैं फिर भी लड़ता तो फिर निश्चित तौर पर नुकसान होता ही है। तो फिर ये प्रायोरिटी है कि भाई सज्जन सिंह जी का, क्यों गांव का व्यक्ति था, तो गांव के व्यक्ति का आपको साथ देना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी। अगर कल को आपको भी चुनाव लड़ना है तो फिर गांव के व्यक्ति का साथ बहुत जरूरी होता है। अगर सज्जन सिंह जी चुनाव नहीं लड़ते, मतलब भरे मंच वगैरह, निश्चित तौर पर हम सतबीर के साथ होते, तो हमें कहीं ना कहीं ये होता कि भाई चलो पाई भाणा हमारा गुआंढ है, भाई है, भाई चुनाव लड़ रहा है, फिर जाए। मैंने तो उनके साथियों को भी कहा था, मैंने तो एक नहीं 10 साथियों को बोला कि भाई आप गांव को लेकर के सज्जन सिंह जी को बैठा लो, आप उनसे समर्थन मांग लो, सबके लिए ये हो जाएगा, सभी साथ में साथ आ जाएंगे। लेकिन शायद उनका ये कहना था कि अभी सज्जन सिंह का खड़ा रहना जरूरी है, अगर सज्जन सिंह बैठ गया तो चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे। सबकी अपनी मंशा होती है। थोड़ी सी और गहराई में मैं जाऊंगा, क्योंकि जब विधायक सतपाल जांबा जी चुनाव जीते तो विधायक जी, लोगों का मानना था कि क्योंकि विधायक जी तुरंत बाद सज्जन जी के पास गए आशीर्वाद लेने, और फिर आप बोल रहे हो कि मैंने सज्जन जी को समर्थन दिया, मैंने भी समर्थन दिया सज्जन जी को। सज्जन जी, फिर लोग बात जोड़ के देख रहे हैं कि सज्जन जी ने समर्थन दिया बीजेपी को, यानी विधायक सतपाल जांबा जी को, सतबीर भाणा को हराने के लिए। तो ये तीनों के अंदर बात है जो वो घूम गई। आपने समर्थन दिया सज्जन जी को, सज्जन जी ने समर्थन दिया बीजेपी विधायक सतपाल जांबा जी को, तो फिर त्रिकोणीय सिस्टम हो गया फिर तो ये। मैंने सज्जन जी को समर्थन नहीं दिया, आपकी बात में करेक्ट कर रहा हूँ। जननायक जनता पार्टी ने समर्थन दिया, मेरी पार्टी ने उनको समर्थन दिया कि भाई, क्योंकि एक्चुअली जो सदी बात यह है कि भाई हमारा गठबंधन था आजाद समाज पार्टी के साथ, एएसपी के साथ, और जो पुंडरी की सीट थी वो एएसपी के हिस्से गई थी, चंद्रशेखर के हिस्से आई थी। वो अपनी पार्टी का कोई किसी को नुमाइंदा लड़वाते, तो चंद्रशेखर जी ने उन्होंने ये फैसला किया कि भाई हम यहाँ उम्मीदवार उतारने के बजाय, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप एएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ लो। तो मैंने कहा अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं जेजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा जी, फिर आपको देने की जरूरत नहीं थी। तो फिर वो कहते, मैं कहा जी मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर मेरे गांव में ऑलरेडी उम्मीदवार निर्दलीय आ चुका है, और भाणा भी मेरे गांव है, मेरे भाणा गांव से भी निर्दलीय उम्मीदवार है। बिल्कुल। तो जब दो गांव के अंदर उम्मीदवार आता है, फिर मैं कहा जी फिर वोटों का बंटवारा होना निश्चित है। तो फिर ये फैसला हुआ कि भाई आप फिर अपने गांव के उम्मीदवार है भाई सज्जन सिंह को आप समर्थन दे दीजिए। उन्होंने अजय सिंह जी से, दुष्यंत जी से बात की कि भाई मेरा लास्ट चुनाव है, अब समर्थन दिया जाए, तो पार्टी ने वो फैसला किया। दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई भाजपा वो उनके पास आए, आप मुझे एक बात बताइए, चलो ये तो लोगों की मुंह की जुबान है, कोई पकड़ नहीं सकते, क्या सज्जन सिंह धुल ने एक भी वोट भाजपा को दिलवाए? अगर पाई से सतपाल सिंह जांबा जीत करके जाते फिर तो ये कहते कि भाई हाँ सज्जन सिंह ने उनको समर्थन किया, या करोड़ा गांव जीत के जाते फिर तो कहते कि जाट बेल्ट में सज्जन सिंह ने वोट दिलवा दी। बिल्कुल। नंबर 2 बात, अगर सज्जन सिंह धुल के खड़े होने से किसी को नुकसान हुआ तो वो सुल्तान सिंह जड़ोला को हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जाट वोट
वोटर था उसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ रुझान था। बिल्कुल। और आप ये बात आपने मेरे नजदीकी गांव करोड़ा के अंदर भी देखी है, जहां पर करोड़ा गांव के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली होने के बाद करोड़ा गांव एक तरफा सुल्तान सिंह जड़ोला में चला गया। अगर सज्जन सिंह ढुल बैठ जाते तो पुंडरी का चुनाव बड़ा रोचक होता। निश्चित तौर पर सुल्तान सिंह जड़ोला की तरफ रोड कम्युनिटी ने एक फैसला किया कि हमारे दो उम्मीदवार हैं, एक तरफ सुल्तान जड़ोला है, एक तरफ सतपाल सिंह जांबा है। सबको लग रहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी। हर व्यक्ति ये भी लग रहा था कि भाई या कांग्रेस की टिकट तो सतवीर निकाल सकता है या फिर सुल्तान सिंह जड़ोला निकाल सकता है। जड़ोला को दे दी। अगर सज्जन सिंह ढुल बैठ जाते और कांग्रेस की तरफ समर्थन कर देते, मैं आपको लिख करके देता हूं, सुल्तान सिंह जड़ोला का चुनाव ही अलग होता। रोड बिरादरी भी निश्चित तौर पर उनकी तरफ जाती। जब रोड बिरादरी को ये लगा कि भी जाट लैंड में के जड़ोला भी वोट बंटे हुए हैं, सज्जन सिंह भी खड़ा हो गया और सरदारों के वोट भी, सरदार भी भाई सिख भाई खड़ा था, सतबीर भी खड़ा हो गया, तो उनको ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो उधर का वोटर्स है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तब उन्होंने फैसला किया कि भाई क्यों ना एक तरफा चले जाए। तब जाकर के जब सुल्तान का चुनाव नहीं चला तब वो सतपाल जांबा की तरफ चले गए। और रही पांव पड़ने की बात गांव के अंदर आई, तो अगले दिन जब हमारी बात हुई, जब लोग बताते हैं कि जीतने के बाद सतपाल जांबा गांव पाई की बिशनपुरी में ज्यादा खेड़े में दीवा लगाने के लिए आया था। तो बिशनपुरी से मात्र 100 कदम की दूरी पर सज्जन सिंह ढुल का निवास स्थान है, तो वो वहां चले गए। उनसे बड़े आदर से आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति कोई कहता है कि पैसे ले लिए, अगर सज्जन सिंह ढुल ने पैसे लिए होते तो फिर सतपाल जांबा को उनके पांव में पड़ने की जरूरत नहीं थी। जो व्यक्ति अगर कोई किसी को खरीद लेगा तो फिर वो उसको इतना सम्मान नहीं दे सकता। तो फिर तो हार के बाद तो 70 क्यास रखते हैं। अगर यही चुनाव सतवीर भाना जीत गया होता तो फिर ये बातें करके आती कि सज्जन सिंह ढुल खड़ा हो गया, फिर राजू भी खड़ा हो जाता, कोई भी खड़ा हो जाता, तो फिर इनके बस की बात नहीं है। चुनाव तो जीत के, ये हार जीत तो लगी रहती है। मैं तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर कमी रही है तो सतवीर भाई के अंदर रही है। अगर वो गांव राम को लेकर के सज्जन सिंह ढुल को बैठा लेते फिर सारा पाई भाना कोड़ा सारा उसके साथ ही था, हम भी कहाँ जाते। चाहे हमारी अलग विचारधारा थी, लेकिन एक फैसला ये करना पड़ता है कि भाई चुनाव अपने गांव गवांड का आदमी है, तो गांव गवांड होता तो उसको नहीं मोड़ पाते, फिर होता वो सब कुछ होता। तो मतलब सतबीर जी ने सज्जन जी से मतलब वार्ता करने नहीं, उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर सज्जन सिंह ढुल बैठ गया तो हमारा चुनाव खराब हो जाएगा। वो चाहते ही थे कि भाई ये खड़े रहे, वरना ये जितने वोटर्स हैं और मिलकर के भी वो सुल्तान जड़ोला की तरफ से जाते। कांग्रेस की तरफ रुझान था ऑटोमेटिकली के बार लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं वो नुकसान जो हुआ है वो सुल्तान जड़ोला को हुआ है। ये बात समझने की है। ये बात कोई किसी तरह की बातें बनाते रहे तो उसका, हाँ अगर वो मना लेते सज्जन सिंह ढुल को तो फिर हम सारे मिलकर के भाई के लिए चुनाव लड़ते। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने भी बोला कि जो पुंडरी का वोट बैंक है वो कास्ट पर टिका हुआ है, जो जाट बेल्ट है वो जाट बेल्ट कांग्रेस की तरफ अभी रुझान था। आपने बोला कि दीपेंद्र हुड्डा की जो रैली थी, और जैसा कि इस साइड है जो रोड बेल्ट है तो वो रोड की तरफ जाती है। और वैसे भी जो हमारे पहले ब्राह्मण समाज से जो नेता थे, कुछ 2-3 नेता थे वो नए खड़े हुए थे और 2-3 थे वो पुराने थे। तो जो ब्राह्मण समाज की जो वोट थी वो भी पहले कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की तरफ थी, लेकिन उनमें भी मनमुटाव होने के कारण जो वोट गई है ब्राह्मण समाज की वो गई है बीजेपी भी। और जो रोड समाज की जो वोट बैंक है वो भी रोड बिरादरी पे गई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पुंडरी के अंदर जो वोट बैंक है वो कास्ट पर टिका हुआ है। बिल्कुल आपको लगता है कि आप ये वोट बैंक कास्ट का जो वोट बैंक है वो तोड़ पाओगे? देखिए, निश्चित तौर पर पुंडरी की जो राजनीति है वो जातिगत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जातिगत चुनाव टिका हुआ है। जो कुछ लीडर्स होते हैं भाई कोई अपनी जाति की वहां पर अलग अलग तरीके से करते हैं राजनीति। तो जिनका आप नाम ले रहे थे, जिनको हराने की कोशिश की, उन्होंने भी एससी और बीसी की राजनीति की, उन्होंने भी इस बेस पे चुनाव लड़ा। तो ब्राह्मण समुदाय के जो उम्मीदवार थे उनका रुझान अब की बार लोगों का उनकी तरफ रुझान कम था, उनको मनमुटाव लोगों का ही मन से उतरा हुआ था। और ब्राह्मण समाज काफी मान करके चलिए, राजस्थान इतनी बड़ी स्टेट है, वहां पर ब्राह्मण कम संख्या में है, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री दिया। तो कहीं ना कहीं रुझान ब्राह्मण समाज का वो बीजेपी की तरफ था। और मैंने बताया कि रोड समाज का रुझान जांबा साहब की तरफ इसलिए बना क्योंकि जो जड़ोला साहब का चुनाव वो चला ही नहीं। अगर जड़ोला साहब का चुनाव चल जाता निश्चित तौर पर हो सकता है कि रोड बिरादरी उनकी तरफ भी आ सकती थी।
मेरा तो प्रयास ही रहता है, मैं तो हमेशा ये कहता आया हूँ कि हल्के में रहा हूँ कि भाई मैं इस जातिगत वो जो प्रथा है इसके बाहर हूँ, और कोई निराशा नहीं है। आने वाला कभी न कभी समय ऐसा भी आएगा कि जब ये लोग जातिगत बातों से बाहर निकलेंगे और फिर ये विश्वास इस बात की तरफ देखेंगे भी कौन व्यक्ति हमारी आवाज उठा सकता है, कौन हमारे काम कर सकता है, कौन हमारे साथ दिल से मिलता है, कौन हमारे हमें सीने से लगाता है, तो कौन युवा है। तो हम इस चीज की तरफ मेरा हमेशा रुझान रहेगा, और मैं कभी भी इन चीजों की तरफ जाता ही नहीं कि भाई वो किस जाति से है किस जाति से नहीं। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आएगा, ये चीजें भी बाहर निकल के आएंगी। जब समय आएगा तो जब ये जो जातिगत बेड़ियां हैं ये जरूर टूटने का काम करेंगे। जी। अच्छा, पुंडरी की फिरनी के बाद मशहूर है तो पुंडरी का हेलमेट मशहूर है अभी जो पिछले 2-3 महीने से है। और बहुत से जो राजनीतिक है वो राजनीति भी हो रही है पुंडरी के हेलमेट को लेकर के, क्योंकि जो पुंडरी का हेलमेट वो ज़्यादा ही मशहूर हो रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं रोष है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव बातें निकल करके आ रही है कि पुंडरी के हेलमेट को लेकर के इतनी बातें बना दी कि पुंडरी की राजनीति ही हेलमेट पर टिक गई। तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं देखिए, हालांकि ये बात सही है, ये हम भी बिल्कुल ये मानते हैं, पहल क्योंकि ये जो विधायक जी ने पहल की है हेलमेट वाली अच्छी है। इसको मैं बिल्कुल अच्छी सोच बताता हूँ कि भाई वो लोगों की जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात है भाई, आप हेलमेट लगाएं, आपकी जिंदगी बच सकती है। उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दिए हैं जो भी कुछ दिनों जो माँ ने अपने बेटे को खोआ है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि भाई आप इसको मुद्दा ना बनाएं, आप इसको जागरूकता के तौर पर लें, आप लोगों को जागरूक करें, आप हर मंच से कहें कि भाई मैं चाहता हूं कि भाई आप अपने बच्चों के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने माँ बाप की तरफ देखें, आप यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं। लेकिन अगर आप इसको ही मुद्दा बनाएंगे और आप ये कहेंगे कि भाई चाहे मैं हार जाऊं लेकिन मैं हेलमेट को मुद्दा नहीं छोड़ूंगा, तो निश्चित तौर पर उससे फिर जो नेगेटिविटी वो निकलती है। और विकास के बहुत काम है, आप प्रयास भी कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि भाई चलो विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, करें अच्छे कामों के लिए, हम उनके साथ खड़े हैं, शुभकामनाएं भी हैं। पर आप इस तरीके से जो जन भावना से कोई चीज जुड़ी हो उससे आप ना छेड़खानी करें। इसका परिणाम हमारे सामने है। किसान आंदोलन दुष्यंत चौटाला जी सरकार में इसलिए थे कि भी लोगों को काम कर सकें, लेकिन लोगों की भावना ये थी कि वो इस्तीफा दें। हम काम हो जाएंगे, जब तक सरकार में रहेंगे तो लोगों को काम बन जाएंगे। इस्तीफा नहीं दे, लेकिन उसका हमने खामियाजा भुगतना पड़ा। तो जो जन भावना के अनुरूप कोई चीज होती है उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए विधायक जी को। मैं तो छोटा भाई हूं उनका, मैं यही उनको हिदायत दूंगा, मैं यही अपील करूंगा कि आप उसको मुद्दा ना बना करके जागरूकता के तौर पर लें। आप जो समझदार लोग हैं, राजनीतिक लोग, उनसे चर्चाएं करें किस तरीके से विकास के कार्य करवा सकते हैं। आप इन चीजों पर फोकस करें, सड़कों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, गांव के जो निकासी है, जिस तरह के जो काम है आप उनकी तरफ ज्यादातर काम करें, क्योंकि आप वन मैन आर्मी हो, हल्के के अंदर, पूरे जिले के अंदर अकेले विधायक हो, तो आप इन चीजों पर काम पर ध्यान दें। जिन चीजों से लोग रुष्ट होते हैं आप उनको मुद्दा ना बनाए, उनको एक्स्ट्रा चीज बना करके लें। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो 4-5 दिन पहले हमारे एक वीडियो पर कमेंट आया था। फिर मैंने सोचा कि इस बात का जवाब तो राजू भाई ही दे सकते हैं। वो सवाल था कि उन्होंने सवाल किया था कि जो अतिक्रमण को लेकर के बात हो रखी है, बाहर कोई बैनर रखा हुआ है। पिछले महीने बात थी, जो नगर पालिका के जो कर्मचारी थे वो बैनर, दुकानों के बैनर थे, उठा करके ले गए थे। अतिक्रमण को लेकर के चेतावनी दे गए थे। या फिर हेलमेट को लेकर के मुद्दा है, जो बाइक का चालान किया जा रहा है वो मुद्दा है, कि वो अब ही हो रहा है। जो अगर जो इसका जो नियम तोड़ रहे हैं वो राजनीतिक बंदे ही तोड़ रहे हैं। जब कोई चुनावी रैलियां होती है तब किसी खंबे पे या सड़क के डिवाइडर के बीच जो लाइटें होती है उस पर बैनर लगा देते हैं, तब नहीं इस पर कोई संज्ञान लेता। जब कोई रोड शो होता है, रैलियां होती है, तब उल्लंघन होता है नियमों का, ट्रिपलिंग होती है। जो बाइकें होती है वो छोटे बच्चे चला रहे होते हैं, 16-17 साल के, 18 साल के, विदाउट हेलमेट होते हैं, तब उन कानूनों की जो धज्जियां उड़ाई जाती है, तब वो कहाँ जाते हैं, अब ही नियम क्यों लागू होते हैं। फिर मैंने सोचा कि इस बात का जवाब मैं राजू पाई जी से लूंगा। नहीं, बिल्कुल इस बात का जवाब तो आपको विधायक से लेना चाहिए, जिन्होंने हेलमेट, मतलब मैं देख रहा था कि विधायक जी ने जब चुनाव लड़ा तो वो भी गांव दर गांव वोट मांगने के लिए गए, तो युवाओं ने उनका स्वागत भी किया, बिल्कुल बाइक के काफिले के साथ किया। जी। तो बहुत सी ऐसी वीडियोज हैं जहां पे विधायक जी खुद हेलमेट पहने नहीं हुए हैं और खुद गए हैं। जी।
तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं, जो खंबे हैं उन पर जो पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं, उनका जी तय सीमा होती है, शुल्क होता है, आप इतने पैसे दें और आप ये लगाएं। फिर नगर पालिका का काम होता है कि आप उनको 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आप उनको रिमूव कर दें, हटा दें। जी लेकिन उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। फिर मैंने एक बात पहले भी कही थी कि भाई आप किस तरह की कमेटी गठित करें, आप कुछ नया क्रिएटिव करके लेके आए। भाई शहर के अंदर इतनी भीड़ है, पुराना मामला है, अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, आप उनको बाहर निकालें। आप सब्जी मंडी को बाहर निकालें, उसको शुरू करवाएं। जो भीड़ की जगह है उसके लिए कोई अलग से जगह कमेटी से वहाँ करवाएं, ताकि बाहर बाहर निकले थोड़ी, वहां पर जो भीड़ भाड़ है वो कम हो, जाम ना लगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जन भावना के अनुरूप ही ऐसा काम करें, जिससे भी लोगों को ये ना लगे कि भाई उनके ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, उससे फिर निराशा होती तो राजू भाई शुरू से ही सुर्खियों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो मुद्दे उठाते हैं, आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, खुलासे करते हैं। पूर्व विधायक जी को लेकर के भी आपने पहले कई खुलासे किए हैं। तो चुनाव से पहले आप सक्रिय थे, अब कुछ चुप सी गया। लोगों का मानना है कि अब चुप गया, कि पता नहीं कहाँ चले गए राजू भाई, मुद्दे नहीं उठा रहे, खुलासे नहीं कर रहे, कहाँ रह गए? है। देखिए, चुनाव हुआ और 30 साल के बाद, और मैं इस बात का पक्षधर हूँ। मैंने हमेशा ही हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में लोगों के सामने की बात कही है कि पुंडरी हल्का जो इंडिपेंडेंट, जो निर्दलीय 30 साल से चुनता आ रहा है, बिल्कुल वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि फिर वो आपके वोट लेकर के आपको बेच देते हैं। आप किसी दल का चुने, आप राजनीतिक दल के व्यक्ति को ही चुने, ताकि वो सरकार के अंदर या विपक्ष के अंदर आपकी आवाज को बुलंद करे, आपकी आवाज को उठाए, आपके विकास के काम करवाए। तो मैं इस बात के लिए पुंडरी हल्के की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, चलो कि हमारे विपक्षी दल हैं, उन्होंने उस दल के व्यक्ति का चुनाव किया। दूसरी बात कि विधायक जी नए नए चुन करके आए हैं, पार्टी पहली बार वहां पर जीती है, विधायक भी नए नए आए। तो कहीं ना कहीं 1 साल का समय तो इस तरीके से बनता है कि उनको भी समझने में समय लगेगा, वे किस तरीके से काम करवाए जाते हैं, किस तरीके से लोगों की समस्याएं आती हैं, किस तरीके से अधिकारियों से काम लेने हैं, कहाँ अपने ग्रांट्स अप्रूव करवानी है। तो 1 साल का अरसा होता है। तो एक वो समय है जो हमने विधायक जी को दिया है, क्योंकि नए नए आए हैं, कि भाई वो काम करवाएं, किस तरीके से करवाएं। जब पूरा 1 साल होगा तो उससे अगले दिन ही हम कॉन्फ्रेंस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं, क्या उनकी खासियत रही है, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं या नहीं उतर पाए हैं। तो उसके बाद 1 साल का अरसा बनता है, वरना ये तो फिर अगर हम आज ही किसी मुद्दे को लेकर खड़े हो जाएंगे, हाँ, कोई ऐसा मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ है, पुंडरी हल्के के लोगों से जुड़ा हुआ है, और वो लोगों के अनुरूप नहीं हो रहा, तो उस पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे कि हमें जनता की आवाज उठानी पड़ी, तो फिर हम उस निश्चित तौर पर उठाएंगे। अभी तो विधायक जी ठीक काम कर रहे हैं, मुझे ठीक लग रहा है, उनका जज्बा ठीक लग रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरीके से काम करते हैं वो। आप ये पार्टी वाली बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसे तो नहीं बोल रहे कि जो पीछे जो विधायक बने हैं वो आजाद बनते आ रहे हैं, कि आप भी पार्टी से हो? तो कहीं ना कहीं आपका इसमें फायदा हो, क्योंकि अभी बात बोल रहे हैं कि पार्टी से चुनना चाहिए। नहीं, अरे नहीं, देखिए, डेफिनेटली चुनना ही चाहिए पार्टी से। अब आप निर्दलीय चुन करके जाओगे, आप फिर अगर आप उस पार्टी में अपने आप को कीमत लगाओगे, आपकी जहां भी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मंत्री पद मिले या किसी तरीके से मिले, पार्टी से जुड़े व्यक्ति है, तो हम कल को कम से कम, अब निर्दलीय विधायकों को हमको बात कहीं फिर ये कहते हैं मेरी चलती नहीं जी, मेरी सुनते नहीं है, या मेरी बात नहीं मानी जा रही। अब पार्टी का विधायक है तो कम से कम कल उनसे सवाल तो कर सकते हैं, भाई आपकी पार्टी सत्ता के अंदर थी, मुख्यमंत्री आपका था, आप विधायक हो, तो आपने ये काम क्यों नहीं करवाए, आप यहाँ फैल हुए, आप ये मुद्दे नहीं उठा पाए, आप पुंडरी हल्के की जो जन सुविधाएं हैं आप उनको नहीं काम करवा पाए। तो इसका बहुत फर्क होता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि भाई आप किसी पार्टी का चुने, पार्टी का चुने, तो आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। तो मतलब आपको लगता है कि अब पार्टी का विधायक आने के बाद पुंडरी के जो विकास की गति थी, रुकी हुई थी, वो कहीं मुझे ना कहीं मुझे रफ्तार मुझे पकड़े? मुझे मुझे पूर्ण उम्मीद है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनकी लगन है, तो मुझे पूर्ण तय इस बात की उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ पुंडरी के लिए नया करके दिखाएंगे। अच्छा राजू जी, एक लास्ट सवाल है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो हलके हैं अभी वो भी डिवाइड होंगे। राजौंद हलके में कुछ गांव जाएंगे, और फिर पुंडरी हलका अलग हो जाएगा। कहीं ना कहीं राजनीति है वो बंट जाएगी। आपने जो भाईचारा कमाया, जो वोट बैंक का कमाया, पुंडरी की राजनीति में कमाया, अगर पुंडरी हलके से जो पाई भाड़ा करोड़ा जो आपकी बेल्ट है वो अलग हो करके अगर राजौंद में चली जाती है, तो आप पे इसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जहाँ प्यार कमाया है, जहाँ साथी बने हैं, जहाँ से राजनीति आगे बढ़ाई है, निश्चित तौर पर देखिए वो बटेंगे भी,
दुख भी होता है, लेकिन ये तो परिसीमन है। पहले पाई हल्का होता था, जी तो हमारे जो साथी थे उधर रसोड़ा गांव है, सोंगरी, गिलाना, जितने भी हमारे इधर रसोड़ा का जितने गांव है, ये टूट के उधर चले गए, तो हमारे गांव इधर आ गए। तो फिर ये तो परिसीमन में किसी के बस की बात नहीं है। तो जिस देखते हैं किस तरीके से हल्का बनता है, किस तरीके से बात बनती है, कौन सा नया हल्का बनता है, किस तरफ जाएंगे। तो साथी तो नए बना लेंगे, लेकिन जो साथी पुराने हैं उनका भी साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल और, जो पुंडरी हलके के अंदर सबसे बड़ी कमी, जो मेजर समस्या आप मानते हैं पुंडरी हलके के अंदर कि ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन जो 2-3 समस्याएं हैं जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो समस्या मैं मानता हूँ, तो निकासी की है। हर गाँव के अंदर हाँ जी। ओवरफ्लो होता है, तो उससे बड़ी बीमारियाँ होती हैं, और कई जगह तो लोगों के घरों में आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो ओवरफ्लो है, वो बिल्कुल दूर होना चाहिए। जी और उसके बाद आती है स्वास्थ्य। जी पुंडरी के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी बेल्ट है टोंठा से उधर, हम्म, टोंठा, रसीना, आहू, जो उधर की बच्ची, बेल्ट के हाँ लोग हैं, सिरसल है, हाँ जी हावड़ी है, वो लोग मेडिकल फैसिलिटीज के लिए करनाल की तरफ जाते हैं। जी जो डांड की तरफ का एरिया है, अपनावा, कोल वगैरह, जो इधर के लोग हैं, वो कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हैं, जी और जो इधर के लोग हैं वो कैथल की तरफ आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा मेडिकल हब पुंडरी के अंदर आ जाए, तो जो हमारे लोग हैं, वो कोई कुरुक्षेत्र, करनाल कहीं जाने के बजाय वो पुंडरी के ही अंदर उनको ये सारी फैसिलिटी, ये जो सुविधाएं हैं, वो मिल जाए। तो ये जो मेन दो समस्याएं हैं, ओवरफ्लो और मेडिकल फैसिलिटीज, अगर ये हल्के के अंदर विधायक जी लेकर गए तो बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। तो 2029 के चुनाव की तैयारी अभी से आपने शुरू कर दी या और बाकी है कुछ? नहीं, बिल्कुल, तैयारियां तो हमेशा शुरू ही होती हैं, और जी सुख दुख में लोगों को जाते ही हैं। जी तो निरंतर कोई मुद्दा आएगा तो मुद्दे के ऊपर अ, समाज सेवा। बिल्कुल मैं करेंगे, भी समाज वो सेवा उसमें भी बोलता हूँ करेंगे। इसको। और मैंने तो ये कार्यालय भी खोला भी है, लोगों से मिलने का काम हम शुरू कर देंगे, जल्दी इसकी ओपनिंग करेंगे। और निश्चित तौर पर जो राजनीति के अंदर है, जो फील्ड होता है, उसमें सक्रिय रहते हैं, और 2029 की तैयारी फिर निरंतर हमारी तो रहेगी। तो आपके कार्यालय का शुभारंभ हमने इंटरव्यू के साथ किया, कैसा लगा? बहुत बहुत आभार, आप साथी आए, और जब इसका हम उद्घाटन करेंगे तो आपको भी चाय पे जी आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल। चलो, तो आज हमारे साथ मौजूद थे भाई राजू पाई। कुछ जो कड़वे सवाल थे, कुछ एक दो के कमेंट्स थे जो सवालों में पूछने थे, मैंने उचित समझा राजू भाई जी से पूछना, तो आपके सामने बात रखी राजू भाई ने। आप भी कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा राजू भाई जी के साथ वार्ता हुई है। और मैं राजू भाई जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा छोटा सा चैनल है, इस पर इतना कीमती समय दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं, और एक अच्छी शुरुआत है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप यूं ही निरंतर लोगों के मुद्दे उठाएं, और जितने भी राजनेता हैं उनसे इकट्ठे मिठे आप सवाल जरूर पूछें, लोगों की भावनाओं को आगे बढ़ाएं। और मेरी शुभकामनाएं, आप निरंतर इसको आगे लेकर के जाएं।